सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मिनरल एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये ज्योग्राफी का आपका लगभग सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से लास्ट चैप्टर आ जाएगा, आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सारे चैप्टर्स के आपको वन शॉट दिए गए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद से इस पे आपको बेस्ट एमसीक्यू मिल जाएगा, वो आप लगा लेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मतलब नहीं, तुम्हारा काम नहीं, मतलब एग्जाम का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, सबसे पहले क्या है, जब तुम मिनरल एंड रिसोर्सेज पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि मिनरल क्या होता है। समझ में आ रहा है? पहला क्या है, समझना है कि मिनरल क्या होता है। तो सुनो, मिनरल क्या है? मिनरल एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, होमोजीनियस चीज होता है जो कि नेचुरली पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है? होमोजेनियस सब्सटेंस होता है या मिक्सचर समझ लो तुम, जो कि नेचुरली नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पाया जाता है। समझ में आया? और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफाइनेबल होता है, मतलब तुम डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद से बहुत हार्ड होता है, इसके पास अपना कलर होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में दिख सकता है, लस्टर हो सकता है, इसके पास डेंसिटी बढ़िया अच्छा खासा हो सकता है। और अलग अलग मिनरल्स का डेंसिटी अलग अलग होता है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, है ना, लिथियम हो गया। ये सारे क्या है? मिनरल्स हैं। क्या है? मिनरल्स। और मतलब क्या है, मान लो यहां से हम मिट्टी खोदे, इस मिट्टी में सोना ज्यादा है तो ये किस चीज का और हो गया? सोना ज्यादा है तो गोल्ड का और हो गया। बात समझ रहे हो? तो ऐसा और होता है। और क्या होता है सर, कि उसमें देखो, अगर और है तो सोना रहेगा और सोना के साथ कुछ इंप्योरिटी भी रहेगा। तो और में क्या होता है कि जो प्योर सब्सटेंस रहता है वो प्लस कुछ इंप्योरिटी रहता है, प्योर के साथ साथ कुछ इंप्योरिटी रहता है, इसको और बोलते हैं। और में से क्या करते हैं? मिनरल को हटा देते हैं। और में से क्या कर देते हैं? मिनरल को निकाल लेंगे और जो बच जाएगा इंप्योरिटी वो अलग कर देंगे। तो हमारे पास जो बच के आ रहा है वो मिनरल हो गया, उसको तुम मिनरल बोल लो या प्यूरिफाइड मेटल वगैरह तुम बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? मेटल ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है मिनरल में, कुछ भी हो सकता है। कोयला भी हो सकता है, कोयला भी तो मिनरल है। बात समझ रहे हो? तो मिनरल कुछ भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। आयरन भी हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है। नॉन मेटल में क्या हो सकता है सर? कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है। क्या सब चीज मिनरल है? बात समझ में आ रहा है? सब चीज क्या है? मिनरल है। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया में कहां कहां पे कितना कितना मिनरल मिलता है, कौन कौन सा मिनरल मिलता है, और फिर हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो चलो शुरू करते हैं। यहां से तुम मिनरल का थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होगे कि मिनरल क्या होता है। जैसे तुमको हम अभी बोले थे कि मिनरल को, ये एनसीईआरटी है, एक्चुअली पूरा ही एनसीईआरटी है, जो भी तुम पढ़ रहे हो सारा एनसीईआरटी है, कुछ बाहर नहीं है। सब चीज बस हम एनसीईआरटी का लाइन को थोड़ा सा चेंज करके और लिख के लेके आए हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। बाकी कुछ नहीं है, तुमको बेहतरीन नोट्स देने के लिए ऐसा करके लाते हैं हम। समझ में आया? नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रमोशन काफी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, मिनरल्स जो होते हैं तीन टाइप के हो सकते हैं। मेटालिक भी हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है, और तीसरा तो एनर्जी रिसोर्सेज, वो तो अलग बात है। तो एनर्जी, कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जहां से एनर्जी निकाला जा सकता है। बात समझ में आया? मेटालिक, नॉन मेटालिक, और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जहां से एनर्जी बनाया जाता है। अब सुनो, मेटालिक में भी दो टाइप का हो सकता है। एक आयरन का हो सकता है, एक किसका हो सकता है? आयरन का। जैसे फेरस कंटेनिंग, फेरस कंटेनिंग में क्या होता है, किसमें किसमें फेरस होता है? फेरस में तो आयरन रहेगा ही रहेगा, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट भी रहता है। क्या क्या रहता है सर? आयरन के अलावा मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट भी रहता है। तो इसमें सब में आयरन होता है, तो तभी तो मैग्नेट जो होता है इन सबको अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आया? नॉन फेरस क्या होता है? नॉन फेरस में आता है कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट। ठीक है, और प्रेशियस मेटल भी कुछ होता है। प्रेशियस मेटल का क्या मतलब है? ऐसे मेटल जो ज्यादा महंगा बिकता है मार्केट में। समझ रहे हो? उसको प्रेशियस बोलते हैं। प्रेशियस मतलब कीमती। वो होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब जिससे ऑर्नामेंटल चीजें बनाई जाती है, ज्वेलरी वगैरह बनाया जाता है। फिर आ जाता है तुम्हारा नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में क्या होता है? माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटैश हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया। ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो ये सारे एग्जांपल्स। अब आ जाता है एनर्जी। एनर्जी कहां कहां से मिलता है? तो ऐसे मिनरल्स जिससे एनर्जी मिलता है उसको बोलते हैं एनर्जी मिनरल्स। जैसे कि कोयला, कोयला से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। जब जलाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है। इंडिया में ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है किसके वजह से आ रहा है? कोयला जलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी तुम देख रहे हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, वो क्या है? कोयला से बना हुआ है। मतलब कोयला क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। इंडिया में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? कोयला के बना जलने से। ठीक है, फिर पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेस वगैरह हो गए, जो कि हमारे लिए एनर्जी मिनरल्स के तौर पे काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। ऊपर ऊपर अब तुम समझ चुके हो कि क्या समझ रहे हैं हम। तो ठीक है, अब देखो, तुमको वो वाला चार्ट, जो चार्ट पीछे था, तुमको याद होना चाहिए कि पहले क्या है? मिनरल है। मिनरल कितना टाइप का है? तीन टाइप का, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी। मेटालिक में सबसे पहले क्या था? फेरस,
दूसरा नॉन फेरस। फेरस पे आते हैं, फेरस में क्या था, आयरन था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनरल के अकरेंस के बारे में बात करते हैं। कहां कहां मिनरल्स पाए जा सकते हैं? मिनरल लगभग 5 जगहों पे पाए जा सकते हैं। कौन कौन सा जगह सर? इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, रेसिडुअल मास ऑफ द वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड मटेरियल मतलब जो भी पत्थर टूटते हैं वो वेदर बोला जाता है। पत्थर के टूटने को क्या बोला जाता है? वेदरिंग बोला जाता है। तो वो जब टूटते हैं तो मिनरल्स उसमें से टूट के बिखर जाते हैं, तो वहां पे भी तुमको मिनरल्स मिल सकता है। प्लेसर डिपॉजिट्स, और क्या हो गया, ओशियन वेदर एंड बेड्स। सब डिटेल में समझो। डिटेल क्या है? इग्नियस रॉक का बात करते हैं। तो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक में तुम देखोगे कि जो भी क्रैक्स पड़े होते हैं या क्रेवाइसिस होते हैं उसमें, है ना, या फॉल्ट्स वगैरह, ज्वाइंट वगैरह जो होते हैं, उन सब में तुमको मिनरल्स मिल जाएंगे। दो टाइप के रॉक्स होंगे, एक वेन होगा, एक लोड होगा। तो वेन्स में कम मिलते हैं, लोड्स में ज्यादा मिलते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या क्या मिलता है सर? टीन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। कहां पे? इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक में। वही सेडिमेंट्री रॉक का बात करते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक जो है ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है सर? लेयर के ऊपर लेयर जब मिट्टी जमा होते जाता है और वो तेज से दब जाता है, तो लेयर के ऊपर लेयर क्या हो जाएगा? तेज बैठ जाएगा दबने की वजह से, और वो क्या बन जाएगा? रॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रॉक। तो उस तरीके से उसको क्या बोल देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। तो ये कैसे बनता है सर? ये लेयर्स बाय लेयर डिपोजिशन की वजह से बनता है। इसीलिए इसके लेयर्स में क्या हो जाता है? बहुत सारे तरीके के मिनरल्स जो होते हैं, जैसे कि देखो ये एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर ऐसे है, और ये जमीन के नीचे है तो दबा दबा तो क्या बन गया? ये रॉक बन गया। तो ऐसे रॉक को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। और ये लेयर लेयर के बीच में क्या हो जाएगा? कोई दूसरा मिनरल आके जमा रहेगा, है ना, ऐसा मिनरल जमा रहेगा, ऐसा, हाँ ऐसा देखो, हाँ ये है मिनरल जमा है, इसमें मिनरल जमा है, इसमें मिनरल जमा है। तो वही हम बोल रहे हैं कि लेयर्स के बीच में, या बेड्स के, इसको बेड्स भी बोल सकते हैं। तो बेड्स या लेयर के बीच में क्या होता है? कई बार मिनरल्स जमा होते हैं। जैसे क्या क्या जमा होता है सर? कोयला हो सकता है, आयरन ओर हो सकता है, जिप्सम हो सकता है, पोटास सॉल्ट हो सकता है, और सोडियम सॉल्ट हो सकता है। ये सब चीज तुमको सेडिमेंट्री रॉक में मिल सकता है। अब क्या आ जाता है? रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक जो होते हैं, मतलब सरफेस रॉक, सरफेस जब टूटता है तो उसमें भी तुमको मिल सकता है, जैसे बॉक्साइट वगैरह ऐसे जगहों पे मिलता है। फिर प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट का क्या मतलब है कि कई बार तुम देखोगे कि सैंड वाला हिली एरिया जो होता है स्लाइड करता है, तो उसके आसपास में भी तुमको मिल जाएगा। वैसे जगहों पे क्या मिलता है? गोल्ड, सिल्वर, टीन और प्लेटिनम। बात समझ में आया? ठीक है। ओशियन के वाटर में और बेड्स में भी मिल जाता है। ओशियन में जाओगे तभी भी मिनरल्स मिल जाता है, उसके अंदर तली पे, ओशियन के तली पे भी मिल जाता है। हालांकि वहां पे बहुत कम मिलता है, तो उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसमें निकालने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, तो मिलता कम है, लेकिन मिलता है। ओशियन के बेड्स वगैरह पे भी मिलता है, भले कम मिले लेकिन मिलता है। बात समझ में आ रहा है? भले कम मिले लेकिन मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे आयरन लिखना भूल गए हैं। ये जो भी अब हम पढ़ रहे हैं, ये आयरन और पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, क्या पढ़ना शुरू कर दिए हैं? ये यहां से तुम नीचे जो भी पढ़ोगे, ये किसके बारे में पढ़ोगे? आयरन ओर के बारे में पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? तो आयरन ओर जो है, ये कितना, जो भी तुम्हारे मेटालिक मिनरल्स पाए जा रहे हैं इंडिया में, उसका 75% क्या है? आयरन ओर है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो होते हैं उनका भी क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जो भी मेटलर्जी पे काम कर रहा है इंडस्ट्री, उनके लिए क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। दूसरा बात याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या? ये इंडिया के लिए बैकबोन है। क्या है? बैकबोन है। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन है। तुम समझो, कोई भी इंडस्ट्री किस पे काम कर रहा है, उसका जो सिस्टम बनेगा किस पे बनेगा? जो पाइप लगाएगा, जो मशीन लगाएगा, सब बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए। इसका मतलब लोहा क्या होगा? देश का बैकबोन हो। क्या? बैकबोन है। तो जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका बैकबोन कौन है? आयरन है। बात समझ में आ रहा है? आयरन के बारे में बात करते हैं। रट के रखोगे, क्या रखना है? 2 चीज। पहला, आयरन जो होता है उसका 2 ओर होता है, एक हेमेटाइट, एक मैग्नेटाइट। क्या है? एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है ये सबसे बेहतरीन आयरन होता है। मतलब ये जो मैग्नेटाइट ओर है, क्या है? ओर है। इसमें सबसे ज्यादा आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन। कितना मिलता है सर इसमें? लगभग 70% आयरन होता है मैग्नेटाइट में। कितना आयरन होता है सर? 70% आयरन होता है मैग्नेटाइट में। और ये एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी रखता है। क्या होता है इसमें? मैग्नेटिक क्वालिटी बहुत बेहतरीन होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है एक्चुअली। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से दूसरा ओर का क्या नाम है? मैग्नेटाइट। तुम्हारे सिलेबस में 2 आयरन का ओर पढ़ना, पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? जो सबसे बेहतरीन है, 70% के आसपास इसमें होता है। वही हेमेटाइट जो है, जिसमें आयरन कंटेंट जो होता है वो मॉडरेट होता है, लगभग 50 से 60% उसमें क्या होता है? आयरन होता है। और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में कौन सा?
हेमेटाइट। बात समझ में आया, क्या यूज किया जाता है? हेमेटाइट। कहां कहां सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस किया जा रहा है सर? आयरन ओर कहां कहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है? की प्रोड्यूसिंग एरिया क्या है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट का मतलब क्या है कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा हाई ग्रेड के हेमेटाइट मिलते हैं, है ना? कहां पे? बदम पहाड़। अब बदम पहाड़ पढ़ो, बादाम पहाड़ पढ़ो, तुम्हारा मर्जी, है ना? तो जो भी है, यहाँ पे सबसे हाई ग्रेड के मिलते हैं। उड़ीसा में सबसे हाई ग्रेड के हेमेटाइट मिलते हैं, मैग्नेटाइट नहीं बच्चा, हेमेटाइट। हेमेटाइट हाई ग्रेड का नहीं होता, सबसे हाई ग्रेड का क्या होता है? मैग्नेटाइट, तब ना हेमेटाइट। लेकिन हेमेटाइट का जो बेस्ट ग्रेड है वो कहां पे मिल जाता है सर? उड़ीसा में, है ना? ये चारों बेल्ट का याद नाम रखोगे, बात समझ रहे हो? ये चारों बेल्ट का नाम आपको रट के रखना है। कहां कहां पे मिलता है? पहला उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उसमें उड़ीसा में कहां मिलता है? उड़ीसा में बादाम पहाड़ के पास मिलता है हेमेटाइट का बढ़िया ग्रेड। नाम जगह बता सकते हैं? हाँ देखो, मयूरभंज केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज जगह का नाम है, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट क्या है? उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। झारखंड का बात करते हैं, यहां पे हेमेटाइट मिलता है। गुआ और नावोमुंडी कहां है? ये है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। कहां है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। समझ में आया? तो ये हो गया दो चीज, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, इसमें उड़ीसा में ये हो गया, झारखंड में ये हो गया। तुमको रटना ही पड़ेगा, नेक्स्ट में क्या ही कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली तुम चार को नाम रट के रखोगे तो काम बन जाएगा। मैप याद रखोगे, बाद में मैप सिखा देंगे तो वो रट के रखोगे, ठीक। दूसरा क्या है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। यहाँ पे हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है। क्या मिलता है सर? हाई ग्रेड हेमेटाइट। हेमेटाइट बेहतरीन क्वालिटी का है और यहाँ हेमेटाइट भी मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है? हेमेटाइट मिलता है, रट कर रखो, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट मिलता है। कहां पे सर? जगह का नाम बता सकते हैं? हाँ, बैलादिला। अरे बाप रे, बैलादिला नहीं दिलाएंगे, चलो कोई बात नहीं। तो बैलादिला हिल्स, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट के पास है। कहां पे है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बैलादिला डिस्ट्रिक्ट। बैलादिला में देख रहे हो, बैला के पास है हेमेटाइट, इतना बढ़िया और, है ना? तो हेमेटाइट बैलादिला हिल्स के पास में आपको मिल जाता है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। आयरन जो है यहां से विशाखापट्टनम पोर्ट जो है, विशाखापट्टनम पोर्ट, वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे को देखो, छत्तीसगढ़ में जो भी आयरन निकलेगा उसमें आयरन को क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया, किसका किया जाता है? विशाखापट्टनम पोर्ट का यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा, कहां से भेजा जाता है आयरन को? एक्सपोर्ट किया जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट से। तो चौथा क्या आ जाता है? बल्लारी चित्रदुर्ग। अरे देखो, साउथ वाला नाम है, थोड़ा सा दिमाग खराब होगा इसमें। बिलारी चित्रदुर्ग चिकामुंगलुरु तुमाकुरु बेल्ट। अभी रट के रख लो, हमको क्या है, हम तो पढ़ के निकल जाएंगे, तुमको रटना पड़ेगा, रटो। बल्लारी चित्तदुर्गा, अरे हमको साउथ मूवी का याद आ रहा है, सुनो। बल्लारी चित्रदुर्गा चिकामंगलुरु तमाकुरु बेल्ट। अरे यार सुनो, फिर सुनना, फिर बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कामंगलुरु तमाकुरु बेल्ट, ये नाम है। समझ में आ रहा है? इसको रट के रखना है। ये कहाँ है? कर्नाटका में है। देखो, कर्नाटका वाले लोग ही ऐसा नाम रखते हैं, भारी भारी, है ना? तो ये जो है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कुद्रेमुख माइन। क्या नाम है? कुद्रेमुख माइन। ये कुद्रेमुख माइन जो है, ये मेजर एक्सपोर्ट यूनिट है। मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से होता है? कुद्रेमुख माइन से। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ये ओर को ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। किसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सर? ओर को ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। किस में? पाइपलाइन होगा बिछा हुआ, पाइपलाइन में स्लरी बना देंगे, स्लरी बना के पाइपलाइन से ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। स्लरी मतलब उसका पेस्ट जैसा बना के, पानी में घोल डाल के उसको पेस्ट जैसा बना के पाइपलाइन से ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। किसको? ओर को ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद से महाराष्ट्र कोस्ट गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है, वहां से भी आयरन ओर निकलता है। देखो, गोवा से निकलता है और रत्नागिरी से निकलता है, जो कहां है? महाराष्ट्र के आसपास, ठीक है। यहां से भी ओर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है? यहां पे मरमगांव पोर्ट। कहां से? मरमगांव पोर्ट से ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। बात समझ में आया? तो सबका एक्सपोर्ट करने का लगभग जगह पता है तुमको। देखो, ये चारों नाम याद कर लो, ठीक है। कहां पे मिलता है वो याद कर लो, खाली कहां से एक्सपोर्ट करता है वो याद कर लो। खाली इतना याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा रटने में समय लगेगा, लेकर बैठो 2 मिनट रटो, तब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है मैंगनीज। कहां पाया जाता है सारा? मैंगनीज क्या है? तो आओ देखो,
मैंगनीज जो है ये स्टील के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है। मैंगनीज कब यूज होता है? स्टील के प्रोडक्शन में। मतलब तुम ऐसे समझो कि स्टील प्रोडक्शन के लिए मैंगनीज जरूरी है। अच्छा, मैंगनीज किसमें मिलाकर स्टील बनाया जाता है? मैंगनीज और आयरन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टील बनाया जाता है। 10 किलो मैंगनीज रहता है अगर, तो उसका यूज किया जाता है किसमें? 1 टन स्टील बनाने के लिए। क्या किया जाता है? 10 किलो मैंगनीज का यूज किया जाता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसका कहाँ यूज होता है सर? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और इंसेक्टिसाइड और पेंट बनाने में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल्स, इन मिनरल्स का यूज क्या है, क्या जरूरत है इनका? तो देखो, जो भी हाउस होल्ड आइटम तुम देख रहे हो स्टील का सब बना होता है। बात समझ रहे हो? मशीनरी वगैरह स्टील का बना होता है। गाड़ी वगैरह जो तुम देख रहे हो, व्हीकल वगैरह किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। रोड, बिल्डिंग, ये सब किसका बना होता है? स्टील। सब में स्टील लगता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टील से ही पूरा का पूरा हमारा घर बाहर सब चीज चल रहा है। उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। समझ रहे हो? इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह को भी चाहिए होता है स्टील हर बड़े मात्रा में। ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करता है और ये फाउंडेशन है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। बात समझ में आया? चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, सबके लिए क्या चाहिए? स्टील चाहिए ही चाहिए। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो उसको स्टील का जरूरत पड़ता है, तो स्टील सबको चाहिए। बात समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा मैंगनीज। मैंगनीज का यूज कहाँ होता है सर? स्टील बनाने में। समझ में आया बात? ठीक है। 10 किलो स्टील से क्या बना सकते हैं? 10 किलो मैंगनीज से क्या बना सकते हैं? 1 टन स्टील बना सकते हैं। याद हो रहा है साथ साथ? ठीक है, याद साथ साथ होना चाहिए बाबू, है ना? ये नहीं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, रटते जाओ। ठीक है। नॉन फेरस मिनरल का बात करते हैं। नॉन फेरस मिनरल जैसे कि, अच्छा नॉन फेरस, देखो फेरस में तुम दो ही पढ़े हो। फेरस में क्या पढ़े हो? आयरन पढ़े हो, मैंगनीज पढ़े हो। दो बस याद रखोगे काम बन जाएगा। मैंगनीज तुम्हारे टूथब्रश वगैरह में भी यूज होता है। समझ रहे हो? खैर, इतना समझो कि आयरन और मैंगनीज दो ही तुम पढ़े थे फेरस में। समझ में आया? अब तुमको पढ़ना है नॉन फेरस। क्या पढ़ना है? नॉन फेरस। नॉन फेरस का मतलब क्या होता है? तुमको याद है? कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक और गोल्ड वगैरह जो था नॉन फेरस में था। गोल्ड कौन डाल दिया? नहीं नहीं नहीं, गोल्ड तो प्रेसियस में चला जाता है ना बुआ। गोल्ड कहां चला जाता है? प्रेसियस में चला जाता है। ठीक है। तो ये सब मेटलर्जी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सब चीज के लिए इसका यूज होता है। समझ में आ रहा है? देखो ना, कॉपर ऊपर कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला नॉन फेरस में कॉपर। कॉपर जो होता है मेलिएबल होता है, मेटल है, आराम से जानते हो। मेलिएबल मतलब पतला पतला सीट में चेंज कर सकते हो उसको। उसके बाद डक्टाइल होता है, पतला पतला तार बना सकते हो, तभी तो हम लोग अपने घर में लगाते हैं। हाँ, ये एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। एक्सीलेंट कंडक्टर का मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया से कंडक्ट करता है, तभी तो हमारे घरों में लगा होता है। बात समझ रहे हो? ठीक है। उसके अलावा यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक केबल में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, याद रहेगा। इलेक्ट्रिक केबल वगैरह इसी से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक में जो तुम सामान देख रहे हो ज्यादातर कॉपर यूज होता है और केमिकल इंडस्ट्री वगैरह भी इसको यूज करते हैं। ठीक है। कहां पे बनता है सर? रट के रखोगे, कहां पे बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? सुनो, पहला है बालाघाट माइंस जो कि मध्य प्रदेश में, दूसरा खेतरी माइंस जो कि राजस्थान में, और तीसरा है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है। इन 3 जगहों पे ये प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है सर? कॉपर प्रोड्यूस होता है। चैलेंजेस क्या है हमारे लिए? सुनो, चैलेंजेस हमारे लिए ये है कि हमारे पास इसके रिजर्व है ही नहीं। सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन ही हमारा बैकबोन भी है। कॉपर थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया में तुम देखोगे तो इसके रिजर्व्स बहुत कम है। इंडिया में इसके रिजर्व्स, कॉपर के रिजर्व्स बहुत कम है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन फेरस में पहला तुम पढ़ लिए कॉपर, अब दूसरा क्या आ गया? बॉक्साइट। बॉक्साइट सुनो, बॉक्साइट जो होता है ये कैसे बनता है? अल्युमिनियम जो होता है ना, ऐसा रॉक जिसमें अल्युमिनियम ज्यादा पाया जाता है, अगर वो डिकम्पोज होता है तो बनता है क्या? बॉक्साइट। नहीं समझे? सुनो 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 सुनो, बॉक्साइट क्या है? अल्युमिनियम का ओर है। तो इंप्योरिटी मिला दोगे अल्युमिनियम में, क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। और उसको साफ करके निकाल लोगे तो क्या निकलेगा? अल्युमिनियम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है? अल्युमिनियम का ओर है। इससे प्रोड्यूस कर सकते हो एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब अल्युमिनियम। अल्युमिनियम समझ में आ रहा है? अल्युमिनियम मतलब अलग चीज है, एल्युमिनियम अलग चीज। तो अल्युमिना, अल्युमिनियम प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब अल्युमिनियम प्रोड्यूस कर सकते हो। एल्युमिनियम कैसा होता है सर? लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, गुड कंडक्टिविटी होता है इसके पास, और क्या होता है? मेलिएबल होता है। तुमको मालूम है अल्युमिनियम हल्का होता है, अल्युमिनियम मजबूत होता है, और अल्युमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। तभी तो इलेक्ट्रिसिटी के पोल वगैरह पे देखोगे अल्युमिनियम के तार लगे होते हैं। ठीक है, अल्युमिनियम सस्ता भी होता है। और तीसरा मेलिएबल भी होता है। अब मेलिएबल है, हल्का है और स्ट्रॉन्ग है, तो इसका क्या करेंगे?
एयरक्राफ्ट वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। एरोप्लेन जो उड़ता है उसको क्या चाहिए, हल्का चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हल्का है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसको क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह भी बनाने में यूज कर लेते हैं। कहां कहां पे प्रोड्यूस होता है ये याद रखना है। देखो जितना इंपॉर्टेंट है वही चीज लिख के लाए हैं, एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत बहुत सारा लिख के देता है। अभी लास्ट समय है, तुमको खाली इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं, यहीं से एग्जाम में आएगा तो शांति से पढ़ लो, ठीक है। सुनो, अमरकंटक प्लेटो कहां से मिलता है, अमरकंटक प्लेटो, उसके बाद से माइकल हिल, ठीक है, माइकल हिल में, और कहां पे मिलता है, बिलासपुर कांति प्लेटो में जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद से उड़ीसा में, उड़ीसा जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है 1600 कहां से 2016 से 2017 के बीच में उड़ीसा क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है। किसका प्रोड्यूसर रहा है सर, बॉक्साइट का प्रोड्यूसर रहा है। बात समझ में आ रहा है। और तुमको याद है पंचमपल्ली है ना, पंचमपल्ली जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है पंचमपल्ली, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इसको समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है दुगो और बस, एक है माइका, एक है लाइमस्टोन। माइका के बारे में पहले पढ़ेंगे, लाइमस्टोन मत देखो, पहले माइका देखो। माइका क्या है सुनो, ये थिन शीट्स के फॉर्म में स्प्लिट्स होते हैं, समझ में आ रहा है, और ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा रखते हैं। माइका के पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़िया होता है, तो ट्रांसफार्मर वगैरह में लगा सकते हो, ठीक है। ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बढ़िया रखता है, तभी तो डाई इलेक्ट्रिक बना रहा है। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छा होगा इसके पास, तो माइका क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक अच्छा बन सकता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके पास अच्छा होता है, और इंसुलेटर भी अच्छा होता है। इसके पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस है तभी तो इंसुलेटर है बच्चा, सब साइंस वाला बात है ना। तो रेजिस्टेंस है तो इंसुलेटिंग है, और इंसुलेटिंग है तो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, बात खत्म, तीनों प्रॉपर्टी एक लाइन में। यूजेस क्या होता है इसका सर, इलेक्ट्रिसिटी में इसका, इलेक्ट्रिक चीजों बनाने में, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने में इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आया, कहां कहां पे बनता है सर, देखो याद रखो, 3 जगह है बस याद रखो, क्या क्या है, कोडरेमा गया हजारीबाग बेल्ट जो कि झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद से अजमेर जो कि राजस्थान में है, और क्या है, मैलोर माइका बेल्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्या यहां तक रटने में समझ में आ रहा है, तीनों जगह कम से कम ध्यान से देख के जाओगे ना एग्जाम में, तो ऑप्शन में भी देखा तो मार लोगे। बात समझ में आ रहा है ना। हमको नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन उसका कोई ठीक नहीं है, इस बार पगला है, इस बार कुछ भी कर सकता है ना, तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना गलत बात है, समझ रहे हो। तो हम तो कहेंगे कि 3 गो जगह है, रटते जाओ है ना, बैठ के रट के कोशिश करोगे तब रट पाओगे। समझ में आया, ये चैप्टर ही है रटने वाला, ठीक है। लाइमस्टोन का बात करते हैं, लाइमस्टोन क्या है, प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, लाइमस्टोन का प्रॉपर्टी देखते हैं, तुमको मालूम है लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, सैंड बनाया जाता है, सैंड बोल रहा है, सुनो, सीमेंट बनाया जाता है, इसे क्या बनाया जाता है, सीमेंट। तो सुनो, लाइमस्टोन कहां पे मिलता है सर, सेडिमेंट्री रॉक में। कहां पे मिलता है सर, सेडिमेंट्री रॉक में। क्या होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट होता है या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। बात समझ में आ रहा है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। लाइमस्टोन क्या बनता है सर, इससे सीमेंट बनता है। तो सुनो, इसका यूज किया जाता है रॉ मटेरियल, किसके रॉ मटेरियल के लिए, सीमेंट के लिए। समझ में आ रहा है, तो एम्बुजा सीमेंट नहीं, सीमेंट इसी से बनता है। बात समझ में आ रहा है। उसके अलावा इसको स्मेल्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, इसके और ओर को क्या किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है। रट कर रखोगे, स्मेल्टिंग किसमें जरूरत है, जरूरी है लाइमस्टोन में। अब स्मेल्टिंग में ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है समझो, एक बड़ा सा ऐसा बर्तन रहेगा, उसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे सर, लगभग कितना 3500 या 3700 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करना होता है, तब जाके वो कहीं अपना काम करना शुरू करता है। और 3500-3700 डिग्री सेल्सियस पे जब तुम उसको गर्म करते हो, उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो इसका क्या करना पड़ता है सर, स्मेल्टिंग, याद रखोगे इसका क्या करना पड़ता है, स्मेल्टिंग। देखो डीप क्वेश्चन बनाएगा ना ज्योग्राफी से, तो यही वाला चैप्टर है, ये वाला और इसके बाद वाला, 2 लास्ट के जो चैप्टर है वही ज्यादा डीप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि डेटा बेस क्वेश्चन वहीं से बनाया जा सकता है। बात समझ रहे हो, सब डेटा ही है ये, है ना। तो ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, हाँ, ब्लास्ट फर्नेस को बनाने, ब्लास्ट फर्नेस इसके लिए जरूरत पड़ता है, स्मेल्टिंग करना पड़ता है आयरन का, तब जाके ये हमको मिलता है। अकरेंस मतलब कहां कहां पाया जाता है सर, तो सुनो, इसका फॉर्मेशन होता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है, मतलब अपने आप फॉर्मेशन होता है इसका पूरे इंडिया में, लगभग ऑल अक्रॉस द इंडिया तुमको मिल सकता है लाइमस्टोन। बात समझ में आया, तो लाइमस्टोन हर जगह लगभग मिल जाता है, पूरे इंडिया भर में हर जगह लगभग मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तुम क्या पढ़ चुके हो, देखो तुम ये पढ़ चुके हो कि मिनरल्स कैसे कैसे होते हैं, मेटालिक हो गया, नॉन मेटालिक हो गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो भी तुम मिनरल्स देख रहे हो, अगर तुमको निकालने लगे और बिना सोचे समझे निकालने लगे, बहुत ज्यादा निकालने लगे, तब क्या होगा, सब मिनरल्स खत्म हो जाएगा और तुम क्या करोगे,
फिर तुम्हारे जो फ्यूचर जनरेशन होंगे वो बर्बाद, तो डिप्लेशन हो जाएगा। ओवरऑल बोले तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने से डिप्लेशन हो सकता है। तो हमको क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सोच समझ के खत्म करना होगा रिसोर्सेज को, या यूज करना होगा रिसोर्सेज को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का बात। कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? देखो, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब निश्चित है, वो खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और वो नॉन रिन्यूएबल भी है, ज्यादातर तो नॉन रिन्यूएबल है। तो उसके बाद से इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। क्या लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बनने में लेट लग रहा है, हम लोग कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं। रैपिड मतलब तेज होता है, तो रैपिड एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और कंजम्पशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आगे चल के खत्म हो जाए। तो अभी जरूरी किसका है? सस्टेनेबल यूज का जरूरत है। कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? 4 स्टेप से। पहला, प्लान कीजिए, उसके बाद सस्टेनेबल यूज कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? प्लान करना है। जैसे कि रेशनल एक्सट्रैक्शन करो, जितना जरूरी है उतना ही निकालो, उसको यूज करो, बस रहने दो। समझ में आ रहा है? दूसरा, जो भी टेक्नोलॉजी है उसको बढ़िया से पहले ठीक करो। टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले पुराने जमाने वाला टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से हमारे पास जो लो ग्रेड जो ओर है उनको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं तो लो ग्रेड जो भी ओर्स हैं उनको भी हम निकाल पाएंगे, यूज कर पाएंगे, और उससे फायदा क्या होगा कि रिसोर्सेज को हम तभी भी कंजर्व कर पाएंगे। उसके बाद से रिसाइकलिंग एंड सब्स्टिट्यूशन। हमको क्या करना चाहिए? मेटल को रिसाइकिल करना चाहिए, उनका यूज करना चाहिए, रिसाइकिल करके यूज करना चाहिए। दूसरा बात कि हमको क्या, और दूसरा क्या, हम क्या करना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट खोजना चाहिए। मतलब उसके जगह पे कोई और एलिमेंट, जैसे कि तुम सोच रहे हो कि सिर्फ ओर्स पे डिपेंडेंट रहोगे, वर्जिन ओर्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो नहीं रह पाओगे। बात समझ रहे हो? और भी कोई सब्स्टिट्यूट खोजो उसका, कि उसके अलावा उस पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इससे तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है। लास्ट, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वगैरह लगा देना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? इन्वायरमेंटल लॉज वगैरह लगा देना चाहिए कि ये लॉ है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी आदमी माइनिंग करता है, इन सारे लॉज को फॉलो नहीं करता है, तो सरकार उसको दंडित करेगा। बात समझ में आ रहा है? इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि माइनिंग हैजार्ड्स जो भी हो रहे हैं उसको रोका जा सकेगा। माइनिंग हैजार्ड्स का मतलब तुम सोचो कि माइनिंग होता है, उसको बड़ा बड़ा गड्ढा छोड़ दिया जाता है। कई बार जो अनजान जानवर है, मासूम जानवर है, उसको लगता है ये मेरा मतलब वो उस जानवर का रहने वाला ये है, छेद है जिसमें जानवर रहेगा, है ना। और रैबिट को लगा कि ये होल है, कोई और रैबिट बना के गया होगा, उसमें घुसा तो इतना नीचे गिरा कि कभी निकल ही नहीं पा रहा है, मर गया गिर के उसमें। शेर घुसा, शेर ही मर गया। चीता घुसा, चीता ही मर गया। आदमी गया वहां खेलने, आदमी घुसा, फिर निकल ही नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? तो ये माइनिंग वाले लोग जो हैं, ये क्या करते हैं, बड़े बड़े होल्स बना के छोड़ देते हैं जमीन में, और आज जो आदमी जब न तब जो न तो होल में गिरता रहता है। समझ में बात आ रहा है? तो ये दिक्कत है, समझ में आया, माइनिंग की वजह से। तो उनके लिए लॉ इन्फोर्स करना चाहिए कि अगर आप माइनिंग करते हैं तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, तभी आपको माइनिंग करने दिया जाएगा। समझ में आया? तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वगैरह लगा देना चाहिए। समझ में आया? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम मिनरल्स को कंजर्व करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? और इस तरीके से हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं अपना जो भी इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर, फ्यूचर जनरेशन पे जो इंपैक्ट पड़ने वाला है, जो दुख पड़ने वाला है, उसको कम किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो कंजर्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज का। क्या बात करते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज का। तुम पढ़ लिए मेटल, नॉन मेटल, अब एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज के लिए दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब जो तुमको बढ़िया एनर्जी रिसोर्सेज दे रहा, एनर्जी दे रहा है। नॉन कन्वेंशनल मतलब अभी उतना नहीं। तो अभी मतलब सुनो, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल, बस आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखो कन्वेंशनल में कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले फायरवुड या कैटल डंग। फायरवुड या कैटल डंग का बात करते हैं। तो फायरवुड में तुम याद, फायरवुड या कैटल डंग तुमको मालूम है? कैटल डंग क्या होता है सर? डंग केक आ रहा है सर, केक कुछ होता है? सुनो, खाने वाला चीज नहीं है। गाय के गोबर को बोलते हैं कैटल डंग बोलते हैं, समझ रहे हो? तो क्या बोलते हैं? कैटल डंग केक। ठीक है, तो ये केक नहीं है। उसके बाद से फायरवुड, ये सब चीज तुमको मालूम होगा कि लकड़ी हो गया या गोबर हो गया, कहां पे यूज होता है? जनरली रूरल साइड में होता है। इंडिया के जो रूरल साइड है वहां पे यूज होता है तुम्हारा ये। समझ में आया? ठीक है। हाँ हाँ, तो रूरल इंडिया में ये यूज होता है। ठीक है। उसके बाद से लगभग 70% जो भी रूरल लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसमें से ये लोग क्या करते हैं, फायरवुड यूज करते हैं, मतलब लकड़ी या कैटल डंग से काम चला लेते हैं। चैलेंज क्या है हमारे लिए? चैलेंज ये है कि ये जो लकड़ी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जंगल काटे जा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं।
और जो काऊ डंग है ऐसे जलाने से उससे ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है, तो अच्छा ये रहे कि उसको मैन्योर की तरह खेतों में यूज किया जाए, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा फायरवुड, कैटल डंग का यूज, है ना, ऐसे अगर यूज किया जाता ज्यादा बेहतर है ना। आगे बढ़ते हैं, कोयला के बारे में पढ़ो। कोयल क्या होता है, तो कोयल जो होता है ये प्लांट मटेरियल है। कैसा मटेरियल सर, प्लांट मटेरियल। प्लांट अगर करोड़ों साल तक जमीन के अंदर धंसा रह जाता है और दबा रह जाता है तो उससे क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। और कोयला जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। कैसा होता है, अलग अलग टाइप। रट के रखोगे, क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, पहले भी पूछा जा चुका है, फिर भी पूछा जा सकता है कि कोयला का कितना टाइप होता है ना। कोयला का टाइप पूछ देता है तो बच्चा मुंह बा देता है, तो तुम रट के जाओ, मुंह नहीं बना वहां पे। पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनियस कोयल और तीसरा चौथा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है, एंथ्रासाइट। सुनो, पीट क्या होता है, पीट में कार्बन लो होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, तो इसका हीटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा ना, तुम बोलो ना, उसमें कार्बन कम है तो जलने का कैपेसिटी कम है, और नहीं तो उसमें मॉइस्चर बढ़ गया। मॉइस्चर मतलब भींगा हुआ ज्यादा रहेगा, और भींगा टाइप रहेगा तो उसको जलाना औकात से बाहर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, जलाना क्या हो जाएगा, औकात से बाहर। तो पीट बुरा है। पीट का अलावा लिग्नाइट भी एक टाइप है। लिग्नाइट क्या होता है, ये भी लो ग्रेड का होता है। ब्राउन कोयल होता है, लो ग्रेड का ब्राउन कोयल होता है। इसका मेजर रिजर्व तुम देखोगे तो कहां है, नयवेली में। नवेली जो कि तमिलनाडु में। कहां पे है, नवेली जो कि तमिलनाडु में, वहां पे सबसे ज्यादा लिग्नाइट मिलता है। फिर आ जाता है बिटुमिनस कोयल। बिटुमिनस कोयल क्या होता है सर, इसको कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। जो भी तुम चाय की दुकान पे जाके, है ना, और चूका में चाय पी रहे हो तो वो किस पे बन रहा है, बिटुमिनस कोयल पे बन रहा है। समझ में आया, जो लिट्टी सेक के खाते हो बिटुमिनस कोयल पे बना के बेच रहा है। ठीक, एंथ्रासाइट का बात करते हैं। एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का यही होता है और हार्ड भी होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है, कोयल, एंथ्रासाइट होता है। बात समझ में आया। फिर बिटुमिनस कोयल हम लोग यूज कर रहे हैं। लिग्नाइट खराब क्वालिटी का होता है और सबसे खराब क्वालिटी का होता है पीट। समझ में आया, चार है क्या क्या, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, चारों रट के रखेंगे। कोयल का ये चार टाइप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, आगे है मेजर कोल फील्ड्स। कहां कहां पे कोयला मिलता है, सबसे पहले गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना कोयल में मिलता है कहां पे, दामोदर वैली। कहां है, झारिया। झारिया कहां है सर, झारखंड में है। झारखंड में तुमको याद है, झारिया में अभी तक आग लगा हुआ है, क्योंकि वहां पे कोयला एक्सट्रैक्ट किया गया और खुला छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कोयला सारा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करने के बाद से आग लग गया। आज तक आग लगा हुआ है, वहां पे कोई बुझाने भी नहीं जा रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो धुआं इनहेल करते हैं, क्योंकि जब कोयला जलता है ना तो CO रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये तुम्हारे ब्लड से बाइंड कर जाता है। अगर कोयला CO बाइंड कर गया तो ये छोड़ेगा नहीं तुम्हारे हीमोग्लोबिन को। अब हीमोग्लोबिन को तो छोड़ा नहीं, तो दिक्कत क्या है कि हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता है, और इस तरीके से धीरे धीरे तुम मर जाओगे या कोई बीमारियां हो जाएंगी तुमको। तो वहां के जो लोग हैं लगातार ये इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। वहां अभी भी आग लगा हुआ है, वहां के लोग झेल रहे हैं, सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये बड़ा दुख का बात है ना। तो झारिया कहाँ है, रानीगंज। क्या है झारिया, रानीगंज बोकारो में है। समझ में आया। उसके बाद से गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा वैली में तुमको मिल जाएगा क्या, कोयला। समझ में आया। उसके बाद से क्या आ जाता है, टेरिटरी टर्सरी कोयल। क्या हो जाता है, टर्सरी कोयल। ये मिल जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में तुमको ये सब मिल जाएगा। यूज क्या होता है सब तुमको मालूम है। कोयला क्यों जलाते हैं, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कहां से आ रहा है, कोयला जला के। तो हमारे यहाँ सब चीज तो कोयला से, जो भी हमारे डोमेस्टिक नीड्स होते हैं उसके लिए भी यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल वाले भी कोयला जलाते हैं, और पावर जनरेशन जो देश भर के लिए पावर जनरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है, वो कहां से आ रहा है, कोयला जला के। तभी तो तुम बिजली में बैठे हो और फोन चार्ज लगा के वीडियो देख रहे हो, हैं। तो ठीक है, तो कहां से आ रहा है, कोयला जला के। ठीक है, अब आ जाता है हमारे लिए पेट्रोलियम। अब क्या आ जाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, मजाक नहीं है। पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, फ्यूल तो बनता ही बनता है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम तो बनता ही बनता है। उसके अलावा लुब्रिकेंट बनता है, और ये रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और भी अलग अलग केमिकल्स इससे बनते हैं। प्लास्टिक वगैरह भी पेट्रोलियम से बनता है। समझ में आया, तो ठीक है। अब देखो एक चीज है, ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है एंटीक्लाइन्स और फॉल्ट ट्रैप में, जो कि टर्सरी रॉक होते हैं उसमें, टर्सरी रॉक फॉर्मेशन में ये पाया जाता है। ठीक है, मेजर एरिया का है, मुंबई हाइज में मिलता है, गुजरात जो कि अंकलेश्वर में मिलता है, और असम में दियावोई, नरक कटिया और मोरन
हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो इन सब जगहों पे ये मिलता है। समझ में आया? ठीक है, तुम पढ़ लोगे बढ़िया से, अगर नहीं सुनाया होगा तुमको तो ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखना। अब आ जाता है नेचुरल गैस। चौथा क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है यह पेट्रोलियम से ही बनता है। कहां से मिलता है? पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है, यूजेस क्या है? पावर जनरेशन के लिए इसका भी यूज किया जाता है, हीटिंग के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए यूज किया जाता है, और सीएनजी वगैरह आप चल गया है, देख रहे हो ना, सीएनजी वाला ऑटो वगैरह आ गया है। तो सीएनजी कहां से बनता है? नेचुरल गैस से बनता है। और कुकिंग के लिए भी बड़े बड़े शहर में जाओगे तो पाइपलाइन आता है, तो तुम्हारे घर सिलेंडर नहीं आएगा, पाइपलाइन रहेगा। पाइपलाइन से तुमको नेचुरल गैस भेजा जाएगा, उससे तुम खाना बनाओ। अब देखो, अगर तुम बिल पे नहीं करते हो, जैसे बिजली बिल पे करते हैं, वैसे तुम नेचुरल गैस का बिल मीटर उठेगा, मीटर लगा रहेगा, जितना तुम गैस उठाओगे उसके बदला पैसा भरोगे। अगर नहीं भरते हो तो सप्लाई कट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है बड़े शहरों में, जनरली मुंबई वगैरह में तुम जाओगे तो सीएनजी का सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, मेट्रो सिटीज में जनरली, अभी इंडिया में तो बहुत कम जगह होगा शायद, है ना। तो ठीक है, उसके बाद मेजर रिजर्व्स की बात करते हैं, जैसे कि वेस्ट कोस्ट का बात करते हैं। तो ये मिलता कहाँ है? वेस्ट कोस्ट में मिलता है, जैसे कि मुंबई हाइज हो गया और कॉम्बे बेसिन हो गया। उसके बाद से ईस्ट कोस्ट में भी मिलता है, जिसे कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया। इन सब जगहों पे ये मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते हैं। सर देखिए, इसके लिए पाइपलाइन बनाना पड़ता है, लंबा लंबा पाइपलाइन बिछाना पड़ता है, और तब इसको भेजा जा सकता है। जैसे कि एक पाइपलाइन इंडिया में अभी है, उसका नाम है एचवीजे पाइपलाइन। समझ में आ रहा है? तो इससे पाइपलाइन बनाना पड़ता है, लोगों को पाइपलाइन से सप्लाई दिया जाता है नेचुरल गैसेस का। समझ में आ रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से बनाया जा रहा है हमारे यहाँ। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल होता है, पानी से बन रहा है ना। याद है, टरबाइन लगा देते थे, और टरबाइन जब घूमता था तो मोटर भी घूमता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता था। पानी जब गिरता था झरना से तो वो वाला कैसे बनता था इलेक्ट्रिसिटी? जैसे कि टरबाइन है, झरना से पानी गिरा तो टरबाइन घुमा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है पानी से इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रिन्यूएबल होता है और इसको वाटर से जनरेट किया जाता है। कहां पे किया जाता है? सुनो, डैम पढ़े हो, पिछला चैप्टर पढ़ के आ रहे हो। डैम जो पढ़े थे उसमें भाखरा नंगल डैम था एक, समझ में आ रहा है? एक क्या था? भाखरा नंगल डैम। वो जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उसको बनाया गया था। एक था और प्रोजेक्ट जिसका नाम था दामोदर वैली प्रोजेक्ट, तो ये भी बनाया गया था किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। समझ में आया? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सुनो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी फोसिल फ्यूल जला के ही यूज किया जाता, बनाया जाता है। जो तुम्हारे घर में आ रहा है ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि हम क्या करेंगे, कोयला जलाएंगे, पेट्रोलियम जलाएंगे, या फिर नेचुरल गैसेस जलाएंगे, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस होगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरे देश भर में बांट दिया जाता है। हमारे यहाँ कोयला ज्यादा है, इसलिए हम कोयला जला के देश भर के लोगों को क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो सुनो, इलेक्ट्रिसिटी ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में। चाहे तुम इंडस्ट्री चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, तुम घर ही चला रहे हो, तुमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है डेवलपमेंट में? देश के डेवलपमेंट में क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। बात समझ में आया? ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में तुम 5 पढ़ लिए क्या? अब नॉन कन्वेंशनल पढ़ते हैं। नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या आता है? सबसे पहले सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? इसमें फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी रट के रखोगे। क्या? फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी क्या है? नाम लिखो, लिखा है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है? फोटोवोल्टाइक मतलब फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, और वोल्टाइक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है इसमें। तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है सोलर में। सोलर देखे हो? सोलर पैनल ऐसे आता है, उस पर सनलाइट गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। बात समझ रहे हो ना? तो सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें सनलाइट को चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। बात समझ में आ रहा है? और ये अभी तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जो गांव के लोग होते हैं सबसे ज्यादा सोलर वगैरह यूज करते हैं। अब तो सरकार भी सोलर लगा देता है, ऐसा सोलर, और उसके नीचे लाइट, तो ऊपर सोलर है, सोलर से दिन भर चार्ज हो गया लाइट और रात में जल गया। तो अब गांव गांव में भी रात में रोडों पे बत्ती जलता है। पहले रात में बत्ती नहीं जलता था गांव में, अब जलता है, कारण सोलर का पावर, सोलर पैनल लगा दिया जाता है। ठीक है, विंड एनर्जी का बात करते हैं। इंडिया में लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है। समझ में आ रहा है? इंडिया में लार्जेस्ट फार्म, इंडिया के पास लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है। क्या मतलब है? तमिलनाडु वगैरह में तुम अगर जाते हो तो वहां पे तुमको दिखेगा कि विंड से एनर्जी बनाया जा रहा है, विंड से एनर्जी बनाया जा रहा है। ठीक है, जगह का नाम याद रखना है तुमको। तो नागरकोइल से लेके मदुरई तक, कहां से? नागरकोइल से लेके मदुरई तक बनाया जाता है विंड एनर्जी का। और भी स्टेट विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप।
समझ में आया? ये लोग क्या करते हैं, विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आ जाता है बायोगैस। बायोगैस तुमको मालूम होगा, एक टंकी बनाते हैं, उसमें गोबर डाल देते हैं, आदमी का गोबर नहीं डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं, तो गोबर डाल देते हैं और उससे बनता है। कई लोग डाल देते हैं सड़ा सब्जी वगैरह, फल वगैरह, और आदमी का भी गोबर डाल देते हैं, लेकिन आदमी का गोबर नहीं डालना चाहिए। क्यों? जो बायोगैस बनता है वो मिथेनोजेन से बनता है। किससे बनता है? मिथेनोजेन। और मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो होती है वो किसमें पाई जाती है? गाय या भैंस जो होती है ना, उसके गोबर में पाया जाता है, हमारे गोबर में नहीं मिलता है। तो इसलिए सुनो, बायोगैस क्या होता है? बायोगैस बनाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से। किससे बनाया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है बायोगैस। समझ में आ रहा है? सुनो, सबसे पहले क्या होता है इसमें एक गड्ढा बनाया जाता है, गड्ढे में सब चीज भरा जाता है। समझ में आया? तो बेनिफिट क्या है इससे? बेनिफिट क्या है? बायोगैस नहीं समझे? बायोगैस ऐसा एक कुआं जैसा बना देगा, इसमें भर देगा वो सब चीज, और इसको ढक्कन से बंद कर देगा। ठीक, इसको ढक्कन से बंद कर दिया, जैसे कि ये ढक्कन से बंद कर दिया ऊपर, और यहाँ पे भर दिया पूरा चीज। कितना खराब ड्राइंग है। हाँ, ये मान लो गड्ढा बना दिया, और ये गड्ढा जो है इसमें वो भर दिया। ठीक, यहां से एक पाइपलाइन निकाल लेगा, पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन से खाना भी बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करवा सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो गांव में जनरली लोग बायोगैस का प्लांट बनवाते हैं। समझ में आया? तो इससे फायदा क्या है? थर्मल इफिशियंसी होता है। इससे क्या हो जाता है? तुमको हीट वगैरह प्रोड्यूस करवा सकते हो इससे। उसके अलावा जो बायोगैस निकल रहा है तो निकला, इसमें जो सड़ रहा है, जब सड़ जाएगा ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़िया मैन्योर हो जाएगा। जब सड़ जाएगा गाय का गोबर, तो एक तो गैस दे ही दिया वो, बाकी जो सड़ा हुआ मटेरियल बचा है उसको निकाल के खेतों में डाल देंगे तो मैन्योर हो गया। तो ये मैन्योर का भी काम करता है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन वगैरह को भी रिड्यूस करता है। कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने का? तुमको एनर्जी लेने के लिए जाके जंगल काटना पड़ता है। गांव के लोगों को ज्यादा जंगल काटते हैं ना, लेकिन अब जंगल काटना नहीं पड़ रहा है, उनको एनर्जी यहां से मिल जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे खाना बनाने के लिए एनर्जी हो, है ना। तो बायोगैस हो तो बायोगैस यहां से मिल जाता है, उसमें खाना वाना भी लोग बना लेते हैं, है ना। बायोगैस को गोबर गैस भी बोला जाता है। बायोगैस को क्या बोला जाता है? गोबर गैस। कारण गोबर का यूज कर रहे हैं ना, तो गोबर गैस का भी यूज किया जाता है। इसको कॉमनली रूरल एरिया में बोला जाता है गोबर गैस प्लांट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब आ जाता है आपका लगभग मेरे ख्याल से ये लास्ट है। सुनो, 3 टाइप के एनर्जी रिसोर्सेस, लास्ट नहीं, थोड़ा सा एक और स्लाइड होगा शायद, है ना। टाइडल एनर्जी का बात करते हैं। टाइडल एनर्जी क्या होता है सर? ओशियन में देखोगे लहर उठता रहता है बार बार। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है? ओशियनिक टाइड आते हैं। तो टाइड किसे क्या किया जाता है? जैसे कि मान लो टाइड यहाँ दीवार बना दिए, यहाँ हम दीवार बना दिए, टाइड आया तो पानी इसमें भर जाएगा पूरा, पानी इधर भर गया, पूरा पानी इधर भर गया, और यहाँ एक यहाँ पे एक दरवाजा है। ये दरवाजा जैसे खोलेंगे पानी निकलना शुरू होगा, यहाँ से बोलो पानी निकलना शुरू होगा। और यहाँ पे हम एक मोटर लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक मोटर लगाए, जैसे इसमें पानी गिरेगा तो ये टरबाइन घूमना शुरू होगा और उससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टाइडल एनर्जी क्या होता है? टाइडल एनर्जी टाइड से प्रोड्यूस कर दिया जाता है। और कहां कहां प्रोड्यूस किया जाता है सर? गल्फ ऑफ कॉम्बैट में, गल्फ ऑफ कुच में जो कि गुजरात में है, और सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब जियोथर्मल एनर्जी का बात करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी का क्या मतलब है? हीट का यूज किया जाता है। अर्थ का जो इंटीरियर, देखो अर्थ के जब अंदर जाओगे तो हीट बढ़ता जाता है और ऊपर कम रहता है। तो ये हीट डिफरेंस मिल गया तुमको, और हीट डिफरेंस से क्या होगा? यूज करेंगे उसको एनर्जी बनाने के लिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, अभी पूरा बढ़िया से बना नहीं है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट अभी कहां कहां है? पार्वती वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और पुगा वैली जो कि लद्दाख में है। तो यहां से जियोथर्मल एनर्जी बनाया जा रहा है। इसमें किसका यूज किया जाता है सर? अर्थ के इंटीरियर ज्यादा गर्म होते हैं, अर्थ के अंदर जितना अंदर जाओगे उतना ज्यादा गर्मी मिलेगा और बाहर कम। तो इसमें 2 तरीके का वोल्टेज का यूज किया जाता है। जो डिफरेंस है थर्मल ग्रेडियंट है, थर्मल ग्रेडियंट का यूज किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। समझ में आया? अब लास्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। सुनो, न्यूक्लियर एनर्जी सब लोग यूज नहीं करते, कारण अगर न्यूक्लियर एनर्जी यूज करोगे तो उसका वेस्ट हम लोग इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं। नहीं फेंकने का कारण क्या है कि वेस्ट जो बचता है उसमें से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलता है, और वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। वन शॉट है, नहीं तो बहुत डिटेल में समझा देते हैं। समझ में आया? बस इतना समझ लो कि वो हानिकारक होते हैं तो उनको नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन खैर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि यूज कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये डिराइव होता है यूरेनियम से या थोरियम से। 2 ऐसे, देखो यूरेनियम एटम का नाम है, थोरियम एटम का नाम मतलब एलिमेंट का नाम है। ये दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी बनाकर तुम इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो, और न्यूक्लियर एनर्जी में इतना पावर होता है कि कई बार उसका लोग यूज करते हैं एटम बम बनाने में। क्या बनाने में? एटम बम। और एटम बम कितना खतरनाक होता है सर? हिरोशिमा एंड नागासाकी, फैट बॉय एंड स्मॉल बॉय,
है ना, फैट मैन एंड स्मॉल बॉय, ऐसा नाम था दोनों का, पटक दिया गया था और पूरा का पूरा देश बर्बाद हो गया। बात समझ रहे हो? तो तुम समझ सकते हो कितना खराब चीज है ये। खैर, इससे अगर अच्छे से यूज किया जाता है, अगर यूरेनियम को और थोरियम को बढ़िया से यूज किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है और लोगों को जीवन दिया जा सकता है, जीने का राह दिखाया जा, मतलब लाइट दिया जा सकता है यार, है ना। यूरेनियम क्या है, कहाँ पे है यूरेनियम का प्लांट? है झारखंड में, मतलब प्लांट नहीं है, मिलता है यूरेनियम, हमारे यहाँ मिलता है कहाँ पे? झारखंड में और राजस्थान में, समझ में आया? बिहार वगैरह में भी यूरेनियम मिल जाता है, ठीक है। और थोरियम का बात करते हैं तो थोरियम जो होता है ये मिलता है मोन्टाइज सैंड ऑफ केरला, मतलब केरला में मिल जाता है, मोन्टाइज सैंड ऑफ केरला में मिल जाता है तुमको थोरियम। बात समझ में आया? तो यहां तक हमको पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब एक बात है सीधा लास्ट, ये समझ लोगे तो सब समझ लोगे, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। कंजर्वेशन में तुमको क्या पढ़ना है कि कैसे इन सबको बचाया जा सकता है। सुनो, कभी भी तुमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना चाहिए। अपना अपना गाड़ी खरीदोगे तो ज्यादा तेल जलेगा, तो जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट करो। घर से बाहर जा रहे हो, जिन लाइट बल्ब का जरूरत नहीं है उनको स्विच ऑफ करके रखो, उससे एनर्जी बचाया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है सर? जब यूज में कोई चीज नहीं हो तो उसको बंद ही रखें, जैसे घर में हमको ज्यादा लाइट का जरूरत नहीं है तो बंद रखेंगे। उसके अलावा बोल रहे हैं हम कि पावर सेविंग डिवाइसेस रखिए, कुछ ऐसे डिवाइसेस रखिए जिनको पावर सेव करने में यूज किया जा सके, है ना। उसके अलावा पावर सेविंग डिवाइसेस मतलब इन्वर्टर वगैरह का बात कर रहा है। और सोलर पे ज्यादा फोकस करिए, विंड पे ज्यादा फोकस करिए, बायोमास एनर्जी मतलब कि बायोगैस एनर्जी वगैरह पे ज्यादा फोकस करिए। उससे फायदा होगा क्या? सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, विंड एनर्जी यूज कर रहे हो तो, या बायोगैस यूज कर रहे हो तो जो एनर्जी बाकी है वो बच रही है, ठीक है। उसके अलावा सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस यूज कीजिए, है ना। चाहे कोई भी सेक्टर में हो, सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी का यूज करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है? एनर्जी कंजर्व हो सकता है। लास्ट में स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी अगर आप बचा लेते हैं तो यही एनर्जी बना लेते हैं। मतलब क्या है? एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। अगर आप एनर्जी बचा रहे हैं इसी का मतलब है एनर्जी आप प्रोड्यूस किए हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।